जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या को समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बाबू क्लास 10th के त्रिकोणमिति और हाई डिस्टेंस दोनों खत्म कर दिया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए ताकि नॉलेज में वृद्धि हो सके। और क्या चीज़ बोले तो हम लोग आज समझेंगे चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 वास्तविक संख्या को। किसको समझेंगे बाबू? वास्तविक संख्या। तो समझने से पहले काची बोले, कुछ बोलने नहीं जाता है ना। आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं, पूरा देखिएगा तब ना बढ़िया से समझ में आवेगा जी। आए चलिए, तो हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या। 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 जो है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सुहाय नमा हो जाएगा 2-3 वीडियो में। लेकिन उससे पहले बाबू शुरू करने से पहले कुछ बातें को ध्यान देना होगा, तभी आप लोग को बढ़िया से समझ में आवेगा। अगर ये सब नहीं जानिएगा तो बहुत मुश्किल है समझने में, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर हम बात किया जाए, देखिए वास्तविक संख्या, तो अगर हम संख्या के बात करें बाबू, संख्या के बात करें तो इसको हम दो डिवाइड कर देते हैं, है ना। एक वास्तविक और दूसरा बाबू काल्पनिक। एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। संख्या को हमने दो भाग में बांट दिया, एक वास्तविक में और एक काल्पनिक में, ठीक है। संख्या मतलब समझ में आता है ना। बिल्कुल, जो अंक से मिल करके बनता है उसे संख्या कहते हैं। चलिए, तो इसको दो भाग में बांट दिया संख्या को, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक को नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है वास्तविक को, है ना। अरे बाबू चैप्टर 1 में वास्तविक के संख्या ना है जी। हाँ, तो काल्पनिक कहते हैं कि इसको तो रूट रहे और रूट के अंदर में माइनस रहे और जिसका वर्गमूल ना हो उसको बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक मतलब कि पूरा पता ना चले, वास्तविक मतलब कि देख रहे हैं अपना आंख से कि ना ही वास्तव में वही हल है। समझ रहे बात को? हाँ चलिए, अब अगर वास्तविक संख्या की बात किया जाए बाबू, तो वास्तविक संख्या को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला परिमेय और दूसरा बाबू अपरिमेय। पहला परिमेय और दूसरा बाबू अपरिमेय। अब बात रहा कि परिमेय किसको बोलेंगे, अपरिमेय किसको बोलेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिल करके बना वास्तविक संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर के बना कौन? वास्तविक संख्या। परिमेय किसको बोलेंगे? तो जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अब अंश का चीज है जी, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर लिखे 1 और नीचे लिखे 2 बाबू, तो ऊपरे वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये सब बात पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो जान गए होंगे। ऐसा बात नहीं, एकदम जीरो से चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता ना, फिर भी समझ में आएगा। बशर्ते बाबू आप लोग सब्र कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, अच्छी बात है, लेकिन इसका बाबू कुछ उद्देश्य होता है, समझें, कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, कुछ कानून होता है कि हम परिमेय संख्या तभी होंगे जब हम अंश बटा हर यानी P बटा Q, इसको P बटा Q भी बोल सकते हैं, P बटा Q के रूप में रहेंगे। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीचे बटा में यानी हर के जगह 0 नहीं आना चाहिए, तब होगा कोची परिमेय संख्या। अगर हर के जगह 0 चल आया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ रहे बात को? बिल्कुल बढ़िया से, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए 2 बटा में लिख दिए 5, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि P के जगह 2 है और Q के जगह 5 है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखे 1 बटा में 0, तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाबू P के जगह तो है 1, ठीक है,
लेकिन जीरो जो है वो क्यू के जगह था, क्यू के जगह जीरो नहीं ना होना चाहिए, यहाँ पे क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, मतलब क्यू जगह जीरो नहीं होना चाहिए। ये बोल दिया क्यू जीरो चल तो हम ना रहबो परिमेय संख्या। कौन बोला? परिमेय। ठीक है जी। अब अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, उसको बोलते हैं अपरिमेय। अब पूरा पूरा वर्गमूल मतलब कुछ हुआ कि जैसे कि अगर 64 के अगर वर्गमूल निकाला जाए बाबू तो एकदम आराम से 8 आ जाएगा। ठीक है, 64 के अगर वर्गमूल निकाला जाए तो एकदम आराम से 8 आ जाएगा। लेकिन बाबू अगर हम 3 के वर्गमूल निकालना कहें तो थोड़ा सा मुश्किल है कि ना, थोड़ा सा मुश्किल है कि ना, 1 समथिंग में कुछ आवेगा। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल थोड़ी ना निकला, पूरा पूरा वर्गमूल निकला नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या होगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो अपरिमेय संख्या कुछ बोलता है कि जिसको p बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे में अगर √2 हो तो ये अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √2 के पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, वर्गमूल होता है। ऐसा कोई अगर बोल दे कि √2 का वर्गमूल नहीं होता है तो गलत बात है, वर्गमूल होता है लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। समझ रहे बात को? हाँ, जैसे कि √3, तो √3 भी अपरिमेय संख्या, √5 भी अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या, √16 भी अपरिमेय संख्या है ना। बाप रे बाप, देखिए कहाँ ध्यान था। अरे बाबू √16 के पूरा पूरा वर्गमूल होता है ना जी, 4 चौके 16, तो ये परिमेय संख्या ना होगी या परिमेय थोड़ी ना होगा है? थोड़ा ध्यानमा देहु जरा, ठीक ना। हाँ चलिए, तो आप लोग को समझ में आया। संख्या को हमने 2 भाग में बांटा, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या से हमको मतलब नहीं है। वास्तविक संख्या की अगर बात किया जाए तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हम बांट सकते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? तो जिसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और शर्त यह है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब कहने का यह है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए कुछ संख्या के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। और वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिल करके जो बना उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्या और है बाबू। अच्छा बोलिएगा ये सब काहे बता रहे हैं? डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कीजिए ना। अरे बबुआ ये सब बढ़िया से सीखबू ता ना एक्सरसाइज में समझ में आई तो बढ़िया से, ऐसा समझ ही में नहीं आवेगा, सीखवे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से आवेगा, है ना। चलिए कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बात किया जाए पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बाबू? पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या मतलब पूरा पूरा, अधूरा नहीं करना है, पूरा पूरा। तब पूरा संख्या अगर बात किया जाए, जैसे कि अगर हम बोले कि पूरा संख्या के गो है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की पूरा संख्या। इसी से दुनिया का कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा संख्या जो हुआ ना पूरा, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कहेगा इसी को खाली बोलेंगे, ये भी तो बात हो सकता है। नहीं बाबू, जैसे कि हम लोग गिनती गिनते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, लेकिन वो अगर हम शुरू से करे लगे ना ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। तो अगर पूछेगा कि पूर्ण संख्या कहते किसको है, तो बोल सकते हैं कि 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। यानी 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाए। अब कहां तक जाए वो पता नहीं है, पता ना कैसे रहेगा। तो तुमको हम बोलते हैं ना कि अभी तुम गिनने के लिए बैठ जाओ 0 से लेकर के, तुम्हारा जिंदगी खत्म, लेकिन ये खत्म नहीं, क्योंकि बाबू अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है, कहां तक जाएगा कोई ठीक नहीं है। चलिए, तो पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? तो जिसमें यानी कि प्राकृतिक संख्या में 0 अगर शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या बोले, या फिर 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाता उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए अगला बाबू प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? तो जहां से गिनेला शुरू करते हैं ना वो प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे कि
अगर गिनती गिना जाए तो कहाँ से गिनेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे, तो गलत बात है। गिनती कहाँ से गिनते हैं बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बहुत दूर तक के जाते हैं, है ना, बहुत दूर तक ना मतलब 100 तक के जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग गिनती जो गिनते हैं वो गिनते हैं कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 जाते हैं अपने 100 तक, 150 200 400 500 जितना मन उतना तक के जाइए, है ना, क्योंकि हम लोग गिन रहे हैं, एक लिमिट नहीं है कि यहां तक गिनना है। जैसे अगर हम गिनने के लिए बैठ जाए 1 2 3 4 5 6 तक, कोई बोलेगा कि 50 तक गिनिए ना, हमको मन है हम गिनेंगे 100 तक था, हमको मन है हम गिनेंगे 200 तक था, है ना। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिसको गिनने में प्रयोग किया जाता है उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा है और हम समझा भी रहे हैं। चलिए अगला बाबू, अगर सम संख्या की बात किया जाए, सम संख्या, अगर सम संख्या की बात किया जाए तो वैसा संख्या जिसको अगर 2 से भाग दिया जाए ना तो पूरा पूरा कट जाए, मतलब कि दशमलव नाम के चीज न आवे, समझ रहे। वैसा संख्या जिसको अगर 2 से पूरा पूरा भाग दे दे तक कट जाए, समझ रहे बात को नहीं। अरे बाबू जैसे कि कोई संख्या ले लो, ठीक है, उसमें 2 से भाग दो, अगर वो पूरा पूरा कट जाए बिना दशमलव बैठाए ले तो वो हो जाएगा सम संख्या, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए 4 ले लो, तो 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि ना, 2 दूनी के 4, तो ये सम संख्या हो जाएगा। जैसे 8 ले लो, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी के 8 ही पूरा पूरा कट जाएगा कि ना, तो ये सम संख्या हो गई। मतलब कि वैसी संख्या जिसमें अगर 2 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाए उसी को बोलते हैं सम संख्या। तो कहां से, तो 2 से, तो 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते बहुत दूर तक के, तो ये सब सम संख्या कहलावेगा। कहे कि सभी में अगर 2 से भाग दीजिएगा ना तो कट जाएगा पूरा पूरा, दशमलव नाम की चीज कोई नहीं आवेगा। अगला आता है बाबू विषम संख्या। विषम संख्या, देखो ये सब इसलिए बता रहे हैं ना बाबू, क्योंकि आगे जो है ना एक्सरसाइज 1.1 उसमें सम विषम के चर्चा किया गया है, ठीक ना, सब कुछ इसमें बता देंगे। उसके बाद कल एक्सरसाइज अपना टाइम पर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए विषम संख्या, तो देखिए विषम, ध्यान दो, विषम मतलब कि जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, जैसे कि 1 3 5 7 9, ये सब 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, कटेगा। अगर 2 से भाग देंगे तो दशमलव नाम के कोई चीज आवेगा कि ना, बस, तो ये विषम संख्या हो गया। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम, और जो 2 से पूरा पूरा ना कटे वो विषम कहलावेगा। बस वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसको विषम, और जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम। कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। सम विषम हो गया। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, किसी से और ना कटे, उसको अभाज्य संख्या। मतलब कि केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। अब कहिएगा कि 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, तो जैसे में अगर 2 लिया जाए तो 2 तो केवल 1 से कट रहा, 2 2 से कट रहा, और अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि अगर हम 3 लें तो 3 अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। लेकिन अगर 4 ले बाबू तो 4 देखो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। और उसका गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनखंड अधिक से अधिक 2 ही को होना चाहिए, ये ना कि ढेर सारा पूरा लिख देंगे। अब कहेगा कि 1 भी तो हो सकता है। अरे बाबू ध्यान दो, जैसे 1 का अगर हम करें तो 1 और 1, तो 1 से भी कटा अपने आप से भी कटा,
एक और एक से भी तो कटेगा, तो इसका अधिक से अधिक गुणनखंड 2 से अधिक ना हो गया। समझ रहे बात को, इसीलिए एक नहीं है अभाज्य संख्या। समझ गए बात को। हाँ, अधिक से अधिक इसका गुणनखंड हो सकता है, जितना मन हम उतना लिख सकते हैं, लेकिन इसको जितना मन जितना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो गलत बात है कि नहीं। हाँ, इसीलिए नहीं होता है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है जी। चलिए, तो जैसे में अगर लिया जाए, तो जैसे में कौन सा हो जाएगा बाबू? जैसे में हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 9 ना। हाँ 9 ना। देखो 9 जो है 1 से भी काटती, 3 से भी काटती और 9 से भी काटती, तो 9 तो नहीं ना होगा। हाँ 9 ना 11, ये सब आ जाता है कौन सा संख्या में बाबू? अभाज्य संख्या में। ठीक है जी। चलिए, अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जो एक से कटे और अपने आप से कटे और केकरो से कट जाए, हाय रे हाय, वही कहलावेगा भाज्य संख्या। मतलब अपने तो खाइबो, तोरो खिलेबो, और केकरो लेबो ओकरो खिलेबो। समझ रहे बात को। हाँ, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो जैसे में अगर बात किया जाए तो 4, तो देखो 4 कटता 1 से और अपने आप से, और किसी से भी कट जाता है वो है 2 से, है ना, तो भाज्य संख्या होगा कि ना? बिल्कुल होगा। वैसी संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और केकरो से भी कट जाए, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे में अगर बोला जाए तो 4, 6, 8 डॉट डॉट। चलिए, अब अगला है बाबू सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखिए इसमें पूरा कोशिश करते हैं कराने का, ठीक ना, ऐसा बात नहीं है। अब लाइनिए कट जाता वो तो बातें दूसरा है। जानते हो देहात में, गांव देहात में यही सब दिक्कत होता है कि बिजली में इतना प्रॉब्लम, पैसा देते हैं एकदम टाइम पर, पैसा देते हैं एकदम टाइम पर, लेकिन फिर भी बिजली काट लेगा ना तो 2-2 घंटा 3-3 घंटा, बताओ क्या कर सकते हैं, है ना। चलिए, सह संख्या, तो सह संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो। अब बाबू HCF 1 संख्या के निकाल सकता है? बोलेगा कि 4 का HCF निकालो, एकदम बेवकूफ वाला बात बोल दिया, कहेगा 4 के खाली HCF होगा। अब HCF समझ में आता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब मासा जी, है ना। तो सह संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी संख्या जिसका HCF अगर निकालें तो केवल 1 आता हो, उसी को बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। उसी को कुछ बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे में अगर बात किया जाए 2 और 3, तो ये सहअभाज्य संख्या है। काहे कि अगर इसका HCF निकालेंगे तो 1 आवेगा, इसका अगर HCF निकालेंगे तो 1 आवेगा। लेकिन अगर बोले 2 और 4 तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अगर इसका HCF निकालेंगे तो 2 आवेगा। समझ बात को। तो सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जिसका HCF निकालें और 1 आ जाए, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो ये सब जो होता है ना बाबू, ये सब समझ में आ जाएगा ना बढ़िया से, तब पूरा समझ में आवेगा। और ये सब समझ में नहीं आवेगा तो आगे तो दिक्कत ना है। फिर अगला देखिएगा पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक किसको कहेंगे? तो आप लोग के पता होगा कि जो संख्या हम लिखते हैं वो एगो प्लस में भी लिखते हैं और एगो माइनस में भी लिखते हैं, है ना। एगो प्लस में भी लिखते हैं, एगो माइनस में लिखते हैं। तब प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या सभी मिल जाए ना, उसकी को बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक ऐसे बनता है, देखो ध्यान से। जैसे कि अगर 0 से यहाँ शुरू किए ना बाबू, तो 0 के दाहिना तरफ अगर जाएंगे ना तब प्लस में जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। अब बायां तरफ आए ना तब माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ते चल रहा है। यही कहलाएगा पूर्णांक। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या ना, इधर से जाएंगे इधर तब पूर्ण संख्या ही है ना। तब पूर्ण संख्या
और ऋण संख्या, ऋण मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब कि माइनस वाला संख्या के समूह, समूह मतलब पूरा रहे, है ना, एक ही में, उसी को बोलते हैं पूर्णांक। अब बताओ पूर्णांक दो प्रकार का हो सकता है, एगो तो होगा धन, एगो होगा ऋण। अब धन के मतलब क्या हुआ, तो धन के मतलब कि प्लस वाला संख्या और ऋण के मतलब माइनस वाला संख्या। अब पूछेगा कि धनात्मक किसे कहते हैं या धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो प्लस के रूप में लिखा हुआ हो, यानी कि जो धनात्मक हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं, समझ रहे बात को। और जो ऋणात्मक हो उसको ऋण पूर्णांक कहते हैं, जो ऋणात्मक हो उसे ऋण पूर्णांक, और जो धनात्मक हो उसे धन पूर्णांक कहते हैं। तब पूर्णांक हम बोल सकते हैं कि दो प्रकार का होता है, एगो ऋण और एगो धन, समझ गए बात को। हाँ, पूर्णांक किसको कहेंगे, तब पूर्ण संख्या और ऋण संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के, एगो ऋण और एगो धन। ऋण किसको बोलेंगे, जो माइनस में लिखा हुआ हो, और धन किसको बोलेंगे, जो प्लस में लिखा हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला है बाबू परिमेय, बहुत इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और शर्त यह है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जिसको P बटा Q मतलब कि अंश, इसको अंश बोल सकते हैं, बटा में हर, यानी कि अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं। और Q बराबर 0 खाली नहीं, मतलब नीचे में खाली 0 नहीं होना चाहिए, तो कहलावे कोची परिमेय संख्या। ऐसे आगे बतावेंगे ना एक्सरसाइज, समझावेंगे, ऐसा बात ना है कि पीछे समझा दिए तो आगे ना समझावेंगे। चलिए, दूसरा बाबू अपरिमेय, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, मतलब दशमलव में वर्गमूल आता है, समझ बात को, अगर निकालते हैं तो उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बाबू तुम लोग के हम पूरा बतावेंगे जो भी होता है उसमें, ठीक ना। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आपकी इच्छा है ना, हाँ, अंदर अंदर तो है, ये है, बाहर से ना है कि ना, अभी थोड़ा सा जांचेंगे। अगर आपकी इच्छा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत, समझें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।